चलिए देखिए बाबू, हम लोग का जो है सो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, है ना। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और उसके बाद था डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या था? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और लास्ट जो था वो था कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, यही ना था, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। तो ये तो हम लोग का टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन था। तो उसको यूट्यूब से कीजिए, हाँ डाला हुआ है, और वहां से ढूंढ लीजिएगा, लेक्चर मिल जाएगा ना। 10 तक नहीं, कल 11 भी डाल दिए, डाले ना। कल शाम में लगभग 7:30 बजे के आसपास डलाया होगा, 7:05 में। तो यदि जिसका छूटा हुआ होगा तो देख लीजिएगा उसी से, है ना। देखिए हम आप लोग को बताए थे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आप लोग को बताए थे कि रेडॉक्स रिएक्शन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला नंबर जो था वो क्या था? बताइए, पहला नंबर क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो थर्ड नंबर में था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर में क्या था? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर में क्या था? कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। यहां तक में तो दिक्कत नहीं है। हम लोग देखे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, है ना, मिल करके केवल कितने यौगिक का निर्माण करेगा? एक यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। उसका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें उसका उल्टा चलता था, है ना। इसमें कोई एक यौगिक विघटित होकर के, वियोजित होकर के 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट जाता था, 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट जाता था, है ना। या फिर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में, अवयवों में क्या होता था? टूट जाता था। अब जो बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक अवयवों में विघटित हो जाता था, जिसमें से एक अवयव कौन सा स्टेट में होना चाहिए? हाँ, एक तो एलिमेंटल होगा, तब ये वो आपका कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि विघटन अभिक्रिया। यदि वो एक तो नहीं आया था फिर अलग चल जाता है वो, है ना। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बाबू आप खड़े हो जाइएगा, बताइए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? क्या कि थोड़ा बहुत पूछना भी होगा, नहीं तो हम ही खाली रिवीजन करेंगे, फायदा क्या है? आप लोग को भी करना होगा। काहे नहीं याद करते हैं तो काहे क्लास छोड़ते हैं, काहे घर जाते हैं? हाँ, और जब घर गए तो यूट्यूब पर डेली डला रहा है, देखना चाहिए आपको। घर में जाके खाली सोते हैं जी, पागल। बैठिए, चलिए जी आप खड़े हो जाइए। नहीं आए थे? काहे नहीं आते हैं? हाँ, तबीयत खराब हो गया था? देख के तो आपको नहीं लग रहा है, देख के भी लगना चाहिए ना जी। चलिए बाबू आप बताइएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कर्मा तो रे आज है। चलिए क्या नाम है उधर से? आप बताइए बाबू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस सब तुमको डेली दिखते हैं जी, फिर कैसे बोलते सर नहीं आए थे? और जब नहीं आए थे तो यूट्यूब पे डलाता है, काहे नहीं देखते हैं? उसको देखना चाहिए ना। चलिए अच्छा उधर से आप बताइएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा? आप बताइएगा। नहीं होगा? अच्छा कौन बता सकते हैं? एक के दो को बता पाइएगा जी, बताइए। आप बताइए तो बैठिए। तो 2 बच्चा ही खाली बता पाए और बाकी बात कहाँ कोई बता पाए। अब इसके आगे था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी प्रकार। बताइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कितना प्रकार बताए थे? 3 प्रकार थे। चलिए जी तीनों प्रकार का नाम खाली आप बता दीजिए आप। अच्छा नहीं आते, उससे पहले बताएं। आप लोग डेली हमको दिखते हैं, डेली जिस दिन पूछते दिन बोलते आए नहीं थे सर, इस सब कैसे होगा? बताइए बताइए क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रकार बताइए। तब देखिए आपका दोस्त बोल रहा आए थे तो आना चाहिए। चलिए बाबू आप बताइए क्या होता है? आप तो डेली आते हैं जी, तो उस दिन आना चाहिए था आपको। चलिए आप बताइए। आद कैसे होगा? तो
आध क्या होता है रे? आध याद होता है, आध नहीं, ठीक है। चलिए आप बताइए, खड़े हो जाइए। काहे नहीं होगा? आप बताइए, तो आप बताइए अब बढ़िया से। हाँ, तो काहे ना आते हैं डेली? उस दिन थोड़ी पढ़ाए पागल, उससे पहले पढ़ाए। तो देखना चाहिए, यूट्यूब पे डेली अपलोड होता है वीडियो। आप बताइएगा। तो आप बताइए बाबू, क्या नाम है आपका? देखिए उधर, आप बताइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप कितना टाइप था? 4 टाइप। 3 टाइप कौन? और देखिए बैठिए, सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता था 3 टाइप का। जैसा पहला क्या होता था? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं जो मतलब जो विस्थापित होगा, लेकिन विस्थापित होने वाला कौन होगा? मेटल। अब मेटल को, जब मेटल विस्थापित होगा तो उसको विस्थापन कराने वाला भी कौन होगा? मेटल ही होगा। तब उसको हम लोग बोलते थे मेटल डिस्प्लेसमेंट। नन मेटल आप लोग को नहीं बताए थे ना। सुनिए, देखिए बाबू, और अच्छे से समझिए। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता था जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित मेटल को विस्थापित करने के लिए मेटल ही आता था, है ना। किसी अन्य मेटल के द्वारा ही वो क्या होता था? विस्थापित होता था। और वो मेटल आपका तात्विक अवस्था में उपस्थित होना चाहिए ना। किसी तात्विक मेटल के द्वारा क्या होता था? विस्थापित होता था। कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आज का हम लोग का हेडिंग बनने वाला नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यही ना था? क्या होता है नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग सभी कोई मिलकर बताइएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मेटल, किसी यौगिक में उपस्थित मेटल को तात्विक अवस्था में, यानी कि एलिमेंटल स्टेट में उपस्थित जो एटम होता है उसी के द्वारा वो विस्थापित हो जाता है, उसी के द्वारा वो डिस्प्लेस हो जाता था। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नन मेटल या हाइड्रोजन, नन मेटल या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे? पता चला? सोच के देखिए। तो देखिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था जिसमें कोई अन्य एटम, जिसमें कोई अन्य मेटल जो तात्विक अवस्था में हो, एलिमेंटल स्टेट में हो, वह किसी यौगिक में उपस्थित मेटल को विस्थापित करता था। यानी कि विस्थापित होता था मेटल, तो इसको विस्थापन कराने वाला भी कौन आता था? मेटल। वैसे यहां पे बाबू नन मेटल, नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस जो होगा, विस्थापित जो होगा, वो कौन होगा? नन मेटल होगा। यही ना होगा? नन मेटल डिस्प्लेस होगा, यानी कि अधातु ही विस्थापित होगा। सोचिए, जब अधातु विस्थापित होगा तो इसको विस्थापित कराने वाला भी कौन आएगा? अधातु आएगा। क्योंकि जब मेटल को हम लोग डिस्प्लेस करा रहे थे तो मेटल ही आ रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे नन मेटल को भी यदि हम लोग डिस्प्लेस कराएंगे तो कौन आएगा? लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ट्विस्ट है आप समझिए। देखिए, नन मेटल यहाँ पे नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, समझे। अब याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन में दोनों गुण होता है, मेटल का भी और नन मेटल का भी। ये मेटल की तरह कब व्यवहार करता है, नन मेटल की तरह कब व्यवहार करता है, पता है ना? जब मेटल की तरह तब व्यवहार करेगा जब इसमें +1 चार्ज होगा, और नन मेटल की तरह जब -1 चार्ज होगा। बताइए, जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन पहले होता है, पहले, है ना, जब हाइड्रोजन पहले जाता है, ये मेटल की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक लिए HCl, इसका -1 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब +1 आ गया तो ये मेटल हुआ या नन मेटल हुआ? मेटल हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पे लिखे H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका प्लस चार्ज दिखाएगा, ये माइनस चार्ज दिखाएगा, यहाँ पे भी ये मेटल की तरह व्यवहार करेगा, है ना। लेकिन यदि हम कहीं पे लिख दें NaH, तो बताइए बाबू, इस पे तो +1, लेकिन इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा? अब यहाँ पे एक ऐसा मतलब प्रदर्शित हो रहा है, किसा मेटल या नन मेटल की तरह व्यवहार कर रहा है, नन मेटल। तो कुछ समझे? नन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि वैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें नन मेटल ही डिस्प्लेस नहीं कराएगा। बताइए, नन मेटल के साथ साथ और कौन आएगा डिस्प्लेस कराने के लिए? मेटल। कौन आएगा? मेटल। क्या है? क्या कि हाइड्रोजन में दोनों गुण होता है,
मेटल की तरह भी नॉन मेटल की तरह भी। जब वो मेटल की तरह काम करेगा तब इसको मेटल ही हटाने के लिए आएगा, लेकिन जब नॉन मेटल की तरह व्यवहार करेगा तब कौन हटाने आएगा? नॉन मेटल। तब आपको ये डेफिनेशन बोलना है, जैसे वहां पे क्या बोले थे कि वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल का बता रहे, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आप लिखे थे? वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित धातु को यानी कि मेटल को किसी अन्य मेटल के द्वारा जो तात्विक अवस्था में उपस्थित हो, किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित मेटल के द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये नहीं सोचे खाली नॉन मेटल आएगा यानी कि अधातु आएगा, यानी कि वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अधातु को, है ना, अधातु को किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित अधातु या धातु, पता चला धातु क्या बोले, ताकि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका दोनों तरह व्यवहार कर सकता है, इस प्लस की तरह भी माइनस की तरह भी। जब माइनस की तरह करेगा तो नॉन मेटल हो जाएगा, जब प्लस की तरह करेगा तो मेटल हो जाएगा। तो बताइए जब ये दोनों की तरह व्यवहार करेगा तो क्या दोनों केसेस में सिर्फ मेटल आएगा हटाने के लिए? क्या दोनों केसेस में सिर्फ नॉन मेटल आएगा हटाने के लिए? तो बताइए जब मेटल की तरह व्यवहार करेगा तब कौन आएगा हटाने? जब नॉन मेटल की तरह व्यवहार करेगा तो कौन आएगा हटाने? नॉन मेटल आएगा। तो इसलिए आपको वहां पे डेफिनेशन में बोलना है कि किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा विस्थापित होता है उसे नॉन मेटल या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या आप सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए हम इसमें आपको कुछ एग्जांपल पहले बताते हैं, क्या हम ये सब मिटा दे? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस पोटासियम यहाँ पे ले लेते हैं K, समझे? HCl प्लस K पोटासियम ले लिए, पहला एग्जांपल ये ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पे ऐसा कुछ ले लेते हैं N या फिर MgH2 प्लस Na सोडियम, ठीक। अब थोड़ा सा हमको सोच के बताइएगा, आपको इस दोनों में हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, अभी आप बताइए हाइड्रोजन जो आपको दिख रहा है वो मेटल की तरह व्यवहार करता हुआ दिख रहा है नॉन मेटल की तरह? मेटल की तरह। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे मेटल तो सही है पोटेशियम। तो चलिए बाबू अब बताइए हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल होता है या पोटेशियम होता है? ये हो गया आपका मोर रिएक्टिव, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। तो जब ये हो गया मोर रिएक्टिव, ये हो गया लेस रिएक्टिव, ये इसको आराम से हटा देगा। जैसे इसको यहाँ पे आकर के डिस्प्लेस करेगा तो बताइए क्या बन जाएगा? यहाँ पे KCl और प्लस H, और H यहाँ पे आपका कभी भी H के फॉर्म में नहीं होता, वो H2 के फॉर्म में होता है। देखिए H2 के फॉर्म में, और जब भी आपका हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में हो इसका मतलब ये क्या है? गैस, और गैस का काम बैठना होता है, उड़ना होता है। देखिए उड़ रहा है, कोई दिक्कत है? पोटेशियम का भी चार्ज होता है +1, क्लोरीन का होता है -1, ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बाबू अभी मैं आपको नॉन मेटल में क्या बोले थे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ सकता है नॉन मेटल के रूप में, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए बाबू यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है या मतलब H2O है, तो बताइए इस H2O में हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरह व्यवहार कर रहा है, नॉन मेटल की तरह व्यवहार, मेटल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब मेटल की तरह व्यवहार करेगा तो इसको हटाने वाला भी अगला मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा। और मैग्नीशियम एक तरह का क्या है? मेटल लगा कि बेटा मांगे कार स्कूटर में आता है, उसमें सबका क्या होता है? हम आपको वैसे भी बताए थे कि मेटल वो होगा जिसमें प्लस चार्ज होगा, जिसमें माइनस चार्ज होगा वो नॉन मेटल होगा। तो बताइए ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +2, तो हाइड्रोजन यहाँ मेटल की तरह काम कर रहा है, इसको हटाने वाला भी मैग्नीशियम, तो ये भी क्या मेटल है। इसका मतलब यहाँ से ये इसको रिप्लेस कर पाएगा क्या कि ये होता है आपका मोर रिएक्टिव। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। ये वाला आपका क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, यही ना होता है? ये होता है मोर रिएक्टिव और ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव। ये इसको हटाएगा बाबू, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? MgO प्लस H2, और H2 तो गैस उड़ जाएगा। Mg पे +2 चार्ज, O पे -2 चार्ज, कट जाएगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों कट जाएगा, कोई फायदा नहीं, इसलिए MgO रहने देते हैं। ये सब प्रोडक्ट बनाने आता है ना, ठीक है कि सब बता दिए। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम लिए हैं सोडियम NaH, सोडियम मतलब NaH लिए, ठीक है। बट इसमें हमको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कराना है, लेकिन आप पहले हमको ये बताइए इसमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल की तरह व्यवहार करे या नॉन मेटल की तरह व्यवहार करे? नॉन मेटल की तरह। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्राइड में आ गया। मेटल हाइड्राइड में आपको क्या बोलते हैं? पहले मेटल बाद में हाइड्रोजन। देखिए पहले मेटल हो गया बाद में हाइड्रोजन, और मेटल हाइड्राइड के केसेस में -1 प्रदर्शित करता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे आप -1 आपका हो जाएगा, तो बताइए -1 हुआ बाबू, और माइनस का मतलब मेटल होता है नॉन मेटल होता है?
तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी आपका क्या है, नन मेटल है। तो इसको हटाने के लिए देखिए यहाँ पे भी आपका नन मेटल ही आया, फ्लोरीन आया ही नहीं आया। फ्लोरीन क्या नन मेटल होता है, फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, -1। क्या होता है, -1, क्योंकि देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में सबसे पहला पोजीशन में आता है। और देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा अपने ऊपर माइनस चार्ज देखना पसंद करता है, प्लस चार्ज। और फ्लोरीन को ले आइए तो माइनस चार्ज है, ये है, इसको आराम से रिप्लेस करेगा। हाइड्रोजन तो इसके सामने बहुत कमजोर हो गया ना, इसको जैसे रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaF प्लस H2, H2 तो उड़ जाएगा, Na पे +1 चार्ज, F पे -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही होगा। अब आ रहा समझ में। अब Mgh2 प्लस F2, यहाँ पे F2 का लिए शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप ही लोग हमको बताइए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये मेटल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, नन मेटल की तरह, नन मेटल की तरह। तो इसको हटाने वाला भी कौन आएगा, नन मेटल ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लिए F2। ठीक है, अब जैसे बाबू F2 लिए हैं, F2 ज्यादा पावरफुल है, वो हाइड्रोजन को आराम से रिप्लेस करेगा। ठीक है, क्या है कि ये होता है आपका, यहाँ लिख देते, ये है आपका मोर रिएक्टिव, ये वाला आपका क्या है यहाँ पे, ये तो लेस रिएक्टिव में आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही केसेस हो गया, इसको ये आराम से हटाएगा, जैसे इसको हटाएगा क्या आ जाएगा, MgF2। अब बोलिए सर 2 का होगा क्या, इसको +2 चार्ज, इसमें -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, यही होगा। H2 आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या माइंड में आया। देखिए जब आपका हाइड्रोजन मेटल की तरह काम कर रहा था, मेटल हटाने आया, जब हाइड्रोजन मेटल की तरह काम कर रहा था, मेटल, लेकिन जब ये नन मेटल की तरह आया तो देखिए नन मेटल हटाने आया। क्या माइंड में आ रहा है। अब ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, देखिए बाबू इसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमको इस ऑक्सीजन को हटाना है, काहे कि नन मेटल में आपका 2 चीज होगा। ये एग्जांपल में नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 चीज आएगा नन मेटल में, एक हाइड्रोजन आएगा और एक ऑक्सीजन आएगा। अब बताइए ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो आएगा, तो ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल लीजिएगा नन मेटल, या इससे कम वाला ले लीजिए, ज्यादा पावरफुल। ताकि देखिए फोन कॉल में सबसे पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है, ऑक्सीजन से ज्यादा पावरफुल ये है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन को लिए ताकि ऑक्सीजन को यहाँ से हटा पाए। अब मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन ले लीजिएगा, N2, कभी जिंदगी में हटेगा। Cl2 ले लीजिएगा, कभी जिंदगी में हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। क्या कि वो सब जो है इससे कमजोर हो जाएगा। ये सेकंड नंबर में सबसे पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में, है ना। यानी कि अधातु में फोन कॉल में अब याद कीजिए, ये 2 नंबर में आता था और 1 नंबर में ये आता था। बताइए इसको हटाने के लिए तीसरा नंबर वाला ले लेंगे या चौथा नंबर वाला ले लेंगे, पहला नंबर वाला। और पहला नंबर में आपका कौन आता है, फ्लोरीन आता है। ये आराम से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, MgF + O2। O2 तो ऑक्सीजन गैस हो गया, निकल जाएगा। Mg पे +2 चार्ज, इस पर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, MgF2 बनेगा। कहाँ पे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, जैसे होगा उस तरह से करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम होता है, तब यहाँ पे 3 हो जाता है, समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने। क्या आप सबको समझ में आ गया। देखिए ये सब गैस के फॉर्म में रहता है ना, ये सब एक गैस है, जितना भी 2 के फॉर्म में रहेगा सब एक गैस है, इसलिए इसको दिखाना होगा कि ये 2 के फॉर्म में, मतलब रहता है एक फ्लोरीन, जो आपका मेन है फ्लोरीन। अब देखिए बाबू, अब हम आप लोग से डेफिनेशन पूछेंगे, लेकिन एक बार और हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। देखिए नन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अधातु को, है ना, किसी यौगिक में उपस्थित अधातु को केवल अधातु ही विस्थापित करने आया है या दोनों आया है, दोनों है। अच्छा अधातु में कौन कौन आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या बोलना है कि वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित नन मेटल यानी कि अधातु को विस्थापित करने के लिए किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे नन मेटल या हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कितने बच्चे डेफिनेशन बता सकते हैं, चलिए बताइए बाबू पहले आप ही। नन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी यौगिक को उपस्थित नन मेटल को इसे खाद्य धातु और नन मेटल या मेटल के द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे नन मेटल और हाइड्रोजन। आप बताइए। किसी धातु अवस्था में उपस्थित धातु के द्वारा स्थापित किया जाता है, उसे नन मेटल या हाइड्रोजन। चलिए बाबू आप बताइएगा।
आप बताइएगा, क्या नाम बताइए आप। अब पहले खड़ी हो जाइए और बोलने का कोशिश कीजिए, बोल दीजिए। और आपको स्थापित करने के लिए भारत और आपको जोड़ना है। सात्विक वास्तव पर से बैठ जाइए। चलिए जी, आप बताइएगा। ब्लैक कैप, हाँ बताइए। देख रहे हैं कैसे स्टूडेंट सब तेज हो रहा है। और अब अब्सेंट कीजिएगा। हाँ बैठिए, अब्सेंट नहीं कीजिए बाबू, ठीक है, रेगुलर बने रहिए। चलिए आप बताइए जी। आप हंस रहे थे कि मेरा दोस्त को खड़ा किया, उसका इंसल्ट होगा। चलिए आप बताइए। रूम में उसको जाके लजवाता है, अरे तुमने आप आया बताने, वो भी आपको बोलेगा। बोलिए बोलिए। क्या जी, अभी उसके नहीं खड़ा करते दी भी आपको बोलता है ना रूम में जाके? पक्का बोलता, हमको पता है, ये थोड़ा है बोलने वाला। बोलते या नहीं बोलते? नहीं बोलते। चलिए चलिए जी, आप बताइएगा। अरे पागल, पहले बोलिए, गलते सही तो बोलिएगा ना, बोलिए। ये पहले डर मान लीजिए, समझा गलत हो जाएगा, पर डर कभी मत मानिए, हमेशा बोलिए सही होगा। चलिए बोलिए। और धातु गौरी क्या होने लगा? हाँ धातु, हाँ। चलिए जा बैठ जाइए, कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए। काहे नहीं होगा रे? होना चाहिए पागल, दिमाग दर्द दे रहा है। बताइए, इसका दिमागे दर्द हो गया है तो? ज्यादा लंबा कहाँ है रे पागल? तो अब्सेंट अब नहीं, जब पता चला अब्सेंट करने से दिक्कत होता है, और अब्सेंट यदि कर जाते तो घर में देखिए, जब यूट्यूब पे डाल देते हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं भोजपुरी गाना, क्या कीजिएगा बताइए? कौन कौन गाना रिलीज हुआ है तुरंत आप लोग बता दीजिएगा, भोजपुरी का वो भी। चलिए इधर बॉयज में कौन कौन बताइएगा जी। चलिए जी आप बताइए, किससे ने समझ में आया? तो आप क्लास मिस कीजिएगा। देखिए बाबू, हम आप लोगों को क्यों बोलते हैं रेगुलर रहने के लिए, क्यों बोलते हैं अच्छे से पढ़ने के लिए, जानते हैं? समाज में अपना लाइफ में कुछ तरक्की करने के लिए ना आपको महंगा बनना पड़ेगा, समझे? महंगा बनने का अर्थ समझते हैं क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोगों को समझाते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, आप लोग देखते होंगे कि चाय में यदि मक्खी पड़ जाता है ना तो चाय को ही फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। लेकिन यदि घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को फेंका जाता है, ना कि घी को फेंका जाता है। क्यों? क्योंकि घी होता है महंगा। वैसे ही लाइफ में महंगा बन के रहिएगा तो आपको कोई उठा के नहीं फेंक पाएगा, और सस्ता चाय की तरह बन के रहिएगा तो कोई भी उठा के फेंक देगा। इसलिए लाइफ में महंगा बनने के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने फोकस जो है आपका जो गोल है उस पर करना पड़ेगा मेहनत, समझे? गोल मीन्स आपको अपना पढ़ाई पे, जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हैं उस पर आपको करना पड़ेगा मेहनत। आप दिन रात मेहनत कीजिए अभी, क्योंकि आप बने ही हैं पढ़ाई करने के लिए। अभी जो आपका ये एज है ना, ये एज ही है आपका लाइफ को बनाने के लिए। इसलिए इस एज में पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा काम करना ही नहीं है। ना ही कि अपने मम्मी पापा को आप बोल सकते हैं कि हम देवघर में रह करके गाना सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, भोजपुरी गाना देखते हैं, ऐसा तो नहीं बोल पाते हैं। आप बोलते क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, तो मम्मी पापा को आप जितना बात बोलते हैं उतना ही काम आपको यहाँ करना चाहिए, समझे? उससे एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा। माँ बाप से आप झूठ बोल करके यदि कोई काम कर रहे हैं तो माँ बाप भले उस चीज को नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला ऊपर है जो देख रहा है। आगे ऊपर वाला आपके साथ बहुत गलत करेगा, बोलेगा उस वक्त तुम बड़ी मस्ती कर रहा था ना, अब हम तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे। और जब भगवान आपके साथ मस्ती करने लगे तो जो प्रॉब्लम लाइफ में आपको फेस करना पड़ेगा वो आप कभी सोचे तक नहीं होंगे। अभी आप जितना मस्ती कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा आपको रोना पड़ेगा। इसलिए इस एज में 17-18 के एज में जो बच्चा कष्ट करता है, जो बच्चा मेहनत करता है, वही जो है सो हीरा बनता है, समझे? और नहीं तो कोयला बन जाइएगा, कोयला को कोई वैल्यू है? इसलिए 17-18 के एज में बाबू मेहनत कीजिए, समझे? और हम इस चीज को खुद फेस किए हैं कि लाइफ में कितना मेहनत करना होता है किसी भी चीज के लिए। तो आप लोग सही डायरेक्शन में अच्छे से मेहनत कीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और महंगा बनने का कोशिश कीजिए, और नहीं तो आदमी आपको वैल्यू नहीं देगा, मक्खी की तरह देगा फेंक के, चाय की तरफ फेंक देगा उठा करके, है ना?
यदि कहीं पे चाय रखा हुआ तो देखिए उसमें गिर गया मक्खी, कोई उसका फेंक दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि घी में गिर जाए कैसे फेंकेंगे यार, मक्खी को उठा के फेंक दो, क्या दिक्कत है? तो क्यों? क्योंकि वो महंगा था घी, तो घी की तरह आपको महंगा बनना पड़ेगा, समझे? लाइफ में यदि कुछ करना है तो, और नहीं तो फिर इस तरह तो सब कोई जीता है, कुत्ता भी जीवन जीता है, तो क्या फायदा हो गया? सिर्फ खाना और जिंदगी जीना कोई लाइफ नहीं है। भगवान आपको मनुष्य जीवन में यदि दिया है तो मनुष्य जीवन इसलिए देता है कि आप दूसरों का हेल्प कर सके। भगवान मनुष्य जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप केवल इसका मस्ती कीजिए और इसका दुरुपयोग कीजिए। जीवन तो भगवान सबको दिए, कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी सबको दिए हैं, लेकिन वो सब में और हम लोग के जीवन में कुछ अंतर है। हम वो सब किसी का हेल्प नहीं कर सकता है, और हम लोगों को हेल्प कराने के लिए हम लोग को ऐसा जानवर बनाया गया है कि हम लोग दूसरे का हेल्प कर सके। और हेल्प आप कब कब कर पाइएगा? जब आप पे सारा चीज होगा। अब आप ही खुद है ना, मतलब नंगा, आप किसका भी मतलब किसका आप कीजिएगा ये? किसी का हेल्प कर पाइएगा? इसलिए बाबू लाइफ में जो है सो मेहनत करके कुछ कीजिए, ऊपर वाला सब देखता है। यदि आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो अगला जन्म में भी आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। और नहीं तो आप लोग जानते होंगे कितना करोड़ रहता है, 32 लाख करोड़ या कुछ रहता है, उतना सारा योनि में भटकाएगा। सांप बिच्छू ये वो सब चीज में जन्म दे, मेढक में जन्म दे देगा। जो लड़की सब नहीं पढ़ती लिखती है, जो अच्छे से मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं पाती है, जो दूसरों का हेल्प जो लड़की नहीं करती है ना, उसको अगले जन्म में भगवान मेढक बना के देते हैं। इस एज में पूरा स्टाइल मारिए, उस एज में टर टर करते रहिए पानी में जाकर के। ठीक है? तो लड़की को भयंकर कष्ट होने वाला, सबको लगता है कि लड़की कष्ट नहीं है, अगला जन्म में मेढक में जन्म दे देगा। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए बाबू, ठीक है? पढ़ लिख करके कुछ दूसरों का हेल्प कीजिए। और लड़का सबको सांप में जन्म देता है। ठीक है? अच्छा, रेंगते रहिए इधर उधर। देखिए सांप में डिगे को खाए, देखिए कहाँ कहाँ से दिमाग लाता है, देखते हैं? सांप में कोई खाए। अभी भी आप वही काम कर रहे हैं, उस जन्म में भी वही कीजिएगा कि आपको मेढके के पीछे घूमना है ना? इस जन्म में भी लड़की के पीछे जाना है, उस जन्म में मेढक के पीछे जाना है। देख रहे हैं? चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग हमसे भी स्टेप आगे हैं जी। कितना अच्छा दिमाग बोलता है कि मेढक सांप को खा जाता है, नहीं सांप मेढक को खा जाता है। क्या, चलिए अच्छा लगा सुन करके। हाँ, बात तो एकदम उसका सही था, सांप मेढके को खा जाता है। चलिए जाकर अंदर मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए ना? चलिए लिखिए अच्छा डेफिनेशन बाबू, लिखिए वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ यही वाला हेडिंग बनाना, इसका हिंदी भी बता दे क्या? देखिए नन मेटल का मतलब होता है अधातु, लिखिए अधातु या हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया, अधातु या हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया, अधातु या हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया, अधातु या हाइड्रोजन विस्थापन अभिक्रिया। लिखिए वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर वह विस्थापन अभिक्रिया, पूरा हिंदी लिखना चाहिए तो वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ, बड़ी हंस रहे हैं? चलिए हंसा ये नहीं, आप लोग हंसा रहे, हमको बहुत हंसी आने लगता है कभी कभी, ठीक है ना? कभी कभी गुस्सा भी बहुत आया था, कभी कभी हंसी भी इतना था कि हंसी रुकता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा। लिखिए अच्छा, वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अधातु, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अधातु, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाबू हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन H, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित अधातु और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा H, O। देखिए किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित, किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित, किसी तात्विक अवस्था में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा, धातु या अधातु के द्वारा, धातु या धातु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, धातु या धातु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, उसे नन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
उसे नन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसे नन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसका दिए पूरा एग्जांपल नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग का होने वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है डबल मतलब कहीं ना कहीं दो बार कुछ हुआ होगा, है ना। देखिए हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं MgO प्लस NaCl। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं Al2O3 प्लस KCl। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ भी ऐसा ले लेते हैं, जैसे Na2O और यहाँ पे ले लेते हैं KBr। ठीक है, तीन एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। बताइएगा आप, ये दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम या सोडियम? सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम जब ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे लिख दीजिए मोर रिएक्टिव, और ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव। तो बताइए बाबू, ये जब हो गया मोर रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव, इसको हटा पाएगा नहीं हटाएगा? ये इसको हटा देगा, रिप्लेस करा देगा, डिस्प्लेस कराएगा, तो क्या हो जाएगा? NaO। और देखिए ये इसको तो डिस्प्लेस कराया, एक बार इस पर जब गया तो यहां से ये तो विस्थापित हो गया, यहां से अलग हो गया, लेकिन ये भी जब यहां से निकल रहा है तो यहां से ये भी तो विस्थापित हो रहा है। कुछ दिमाग लगा? देखिए ये यहां से जब जा रहा है तो यहां से विस्थापन हो रहा है, लेकिन जब यहां से गया इसको भी तो यहां से हटा दिया, तो ये भी एक बार यहां से विस्थापन हुआ और ये यहां से निकला तो यहां भी विस्थापन हुआ। टोटल कितना विस्थापन हो गया? इसलिए इसको इस टाइप का रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इस टाइप के विस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो बार विस्थापन हो जाता है। ठीक, ये जाकर के इसको विस्थापित कर दिया, ये वाला यहाँ से निकला, ये भी विस्थापित हो गया, और ये आकर के इस Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो Mg क्या हो जाएगा? Cl, इस पे +2 चार्ज, इस पे -1 चार्ज, इस पे +1, इस पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Na2 होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए MgCl2 होगा। समझ में आया? तो यदि कोई बोले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलिएगा कि जब किसी यौगिक में उपस्थित, है ना, धातु को किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु के द्वारा विस्थापित किया जाता है। अन्य यौगिक ही होना चाहिए, है ना, अन्य यौगिक ही होना चाहिए। किसी यौगिक में उपस्थित धातु को या अधातु को, जो भी यहाँ अधातु होगा जिसमें भी अधातु होगा, तो किसी यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु को किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है? इस बार जो भी बच्चे पहले बोले थे आध नहीं हुआ, उससे भी पूछेंगे, है ना, और आध अब नहीं बोलना, याद होता है। चलिए, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा बोलता है आध नहीं हुआ था सर। ठीक है, देखिए बाबू, हाँ एक बार और समझा रहे। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? किसी यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु को किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? किसी यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु को किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे भी देख लीजिए बाबू, बताइए इसमें ज्यादा पावरफुल कौन है, एल्युमिनियम या पोटासियम? इस पे हो जाएगा आपका मोर रिएक्टिव, और ये वाला आपका क्या हो गया? लेस रिएक्टिव। तो ये इसको तो विस्थापित करेगा, कंफर्म है, तो क्या हो जाएगा? K और O। लेकिन बताइए K पर कैसा आ जाता है? +1, O पे कैसा आता है? -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, K2O1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2O1। तो 1 को तो नहीं लिखते हैं, बात नहीं करना, इधर ध्यान दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? प्लस, अब ये वाला Al भी यहाँ से विस्थापित होकर के Cl के साथ जो है AlCl हो गया, इस पे +3, इस पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AlCl3 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये वाला देखिए, ये आपका है मोर रिएक्टिव, ये वाला आपका क्या? लेस रिएक्टिव। इससे तो ये कम में रिएक्टिव है, तो ये इसको जाके अटैक करेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? KO, O पे -2, इस पे +1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर प्लस ये वाला यहां से जब निकलेगा, ये आकर के यहाँ पे सट गया, NaBr, इस पे -1, इस पे +1, कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे भी जो रिएक्शन हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ या सिंगल हुआ? अच्छा, डबल कैसे हुआ पता चला? जब किसी यौगिक में उपस्थित धातु या धातु को किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या सबका अच्छे से क्लियर हो गया? लिखिए डेफिनेशन। हाँ, पहले हेडिंग बना लीजिए, पूछेंगे पहले, हेडिंग में नहीं। अच्छा पूछ ले पहले, चलिए जी सर आप ही बताइए तब पहले।
पूछें कलर से देख लेते हैं क्या होगा, बोलिए कैसे काम चलेगा इस तरह हम बताइए तो। चलिए बाबू आप बताइए इस बार, और आवाज आपका माइक में कैप्चर होना चाहिए, उतना जोर से बोलिए, बहुत धीरे धीरे बोलते बोलिए। अन्य धातु या धातु के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार सब कोई मिल के बता दीजिए, ठीक है, सर लेट हो जाएगा, बोलिए तो। हाँ, किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या धातु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सबका क्लियर है? लिखिए, वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया, वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु को, रुकिए रुकिए, को नहीं लिखेगा, धातु या अधातु, जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा, किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा, धातु या धातु के द्वारा किसी अन्य यौगिक में उपस्थित धातु या अधातु के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापित हो जाते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी कि उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये वाला नोट कर लीजिएगा सब कोई। देखिए बाबू, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो 3 टाइप था, पहला था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा था नॉन मेटल और हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और तीसरा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हम लोग सब समझ गए। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी जब टाइप समझ गए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद जो था वो कौन था, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ये ना था, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। हेडिंग बनाइएगा, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन लिखिए ना, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। देखिए यहां तक लिखने के बाद थोड़ा रुक जाइए, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा तब लिखिएगा, ठीक, अभी रुक जाइएगा। अब समझिए बाबू, देखिए डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन का हिंदी होता है अनुपातहीन अभिक्रिया। क्या होता है, अनुपातहीन अभिक्रिया, ठीक है। तो अनुपातहीन अभिक्रिया किसको बोलेंगे उस चीज को समझिएगा। देखिए वेसा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, वेसा रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें कोई एक ही एटम या मॉलिक्यूल का, यानी कि परमाणु या अणु का, किसी एक ही एटम या मॉलिक्यूल का दोनों चीज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक बार और समझ लीजिए। देखिए वेसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही परमाणु या अणु का, है ना, जिसमें किसी एक ही परमाणु या अणु का ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों हो जाए, उसे डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है, लास्ट बार और सुन लीजिए। देखिए डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु का ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों हो जाए, उसे क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही एटम या मॉलिक्यूल का, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल जो भी होगा एक ही होगा, और उसी के साथ दोनों काम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। समझ में आ रहा है ना, उसी के साथ ऑक्सीडेशन भी जाए रिडक्शन भी जाता है, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल लिए इसको समझाते हैं, ठीक है। बताइए बाबू, अभी यहाँ पे जो Cl2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि ये अभी कौन सा अवस्था में, एलिमेंटल, और एलिमेंटल में हो तो कितना होता है, 0। अच्छा NaOH में Na का तो पता +1 होगा, और ऑक्सीजन का सबको पता कि -2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन का कितना डालेंगे जो इसका यहाँ पे कट करके 0 हो जाना चाहिए, +1 डालेंगे, तब ना +1 +1 +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा 0, क्योंकि उदासीन कंपाउंड है। Na का तो होता +1, तो इसका कंफर्म है -1 ही होगा, क्योंकि उदासीन कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए बाबू, सोडियम का +1 होता है, ये सबको पता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, -6।
बताइए ऐसा कौन सा नंबर लीजिएगा Cl का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, जो ये मतलब आपका कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, हाई। अब X मान के निकाल भी सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, +5 होगा। अब H2O में बाबू इसका +2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, -2। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा देखते हैं किसके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। Na यहाँ +1 है, Na+1 है, Na+1 यानी कि Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे O का -2 है, एक O का -2, यहाँ पे 3 O का -6 है, कोई गलत है क्या, सही तो है। जब एक O का -2 है तो 3 O का -6 होगा, कोई गड़बड़ी नहीं है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है, ये एक O का, यानी कि ऑक्सीजन में भी कुछ मतलब बढ़ा घटा नहीं। हाइड्रोजन का चेक करते हैं, एक हाइड्रोजन का +1 है बाबू, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का +2 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अच्छा क्लोरीन का देखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्लोरीन का रिएक्शन होने से पहले था 0, लेकिन 0 और यहाँ पे क्लोरीन का हो गया +5। तो बताइए 0 से +5 गए हैं, बढ़ा या घटा? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का पहले तो था 0 बाबू, लेकिन उसके बाद देखिए -1 हो गया। तो 0 से -1 बढ़ा या घटा? और घटे तो उसको क्या बोलेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक ही वो सिर्फ Cl2 है, तो यहाँ पे जो आपका Cl2 है, अच्छे से समझिए, यहाँ पे जो Cl2 है, इस Cl2 था 0, और इसी Cl2 का देखिए रिएक्शन होने के बाद हो गया +5, और इसी Cl2 का रिएक्शन होने के बाद हो गया -1। तो एक ही Cl2 और उसी का दोनों का मतलब क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन ही हो गया और क्लोरीन का भी रिडक्शन हो गया। तो बताइए यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ या सब और भी किसी का हुआ है? और जब केवल एक ही एटम या एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तब उसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? समझ में आया सबको? चलिए इसमें भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे P4 है, इसका तो 0 होगा, इसका +1 होगा, सब कोई जान गए। इसका -2, इसका +1, इसका +2, इसका -2। यहाँ पे देखिए बाबू फास्फोरस हमको पता नहीं है, इन हाइड्रोजन को तो पता है। बताइए एक हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा, +3। तो इसका आ गया -3 और इसका क्या हो जाएगा, +3। अब यहाँ पे देखिए इसका तो +3 होगा, इसका तो -4 हो जाएगा। तो बताइए इसमें फास्फोरस का क्या होगा जो वो 0 होना चाहिए, +1 होगा। कोई प्रॉब्लम है? सबको ऐड आउट करके देख लीजिए, न्यूट्रल कंपाउंड ही बनाएगा, यहाँ तो में कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा बाबू, देखिए यहाँ जो आपका फास्फोरस है उसका था 0 ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हो गया -3। बोलिए 0 से चल गए -3, बढ़ा या घटा? घटा तो क्या होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यानी कि फास्फोरस का रिडक्शन हो गया। फिर से देखिए फास्फोरस था 0, लेकिन उसके बाद हो गया +1, मतलब बढ़ा या घटा? और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ गया रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो एक ही फास्फोरस है और इसी फास्फोरस का रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो बताइए जब किसी एक ही एटम या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए, तो उस टाइप के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलिएगा? क्या सबका क्लियर है? एक बार में सबको मिलकर इसका डेफिनेशन बताइए। इसमें विस्थापन नहीं होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स ना टाइप है, तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया बोलिए। जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल का है ना, जिसमें एक एटम या मॉलिक्यूल का रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों हो जाता है, दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या सबको समझ में आ गया? लिखिए डेफिनेशन। अभी तो आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए। लिखिएगा वह रेडॉक्स अभिक्रिया, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक एटम, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का, लिखिए वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक एटम या मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल लिख पाइएगा ना, MOLECULE, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों होता है, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, उसे
डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अनुपातहीन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अनुपातहीन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अनुपातहीन अभिक्रिया कहते हैं। उसका ये पूरा नोट कर लीजिए। देखिए बाबू थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम है? अब समझिएगा कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जानते हैं? डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में क्या देखे, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था वो इधर था, है ना? जो भी एटम या मॉलिक्यूल होगा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन में वो किधर था, इधर था, लेफ्ट साइड था। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा सेम यही काम होने वाला है, उसमें भी एक ही एलिमेंट का ही आपको ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, लेकिन इसका उल्टा दिखेगा। इसका मतलब अभी इधर है, तो बताइए कॉम्प्रोपोर्शियो में ये इधर ही दिखेगा या इधर दिखेगा, यानी कि इधर से उधर जाएंगे। अभी देखिए इधर से आपका ऑक्सीडेशन, इधर से आपका रिडक्शन, इधर से आपका ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन, इधर से ऑक्सीडेशन, जो भी हुआ वो एलिमेंट यहां पर है और इसी का दोनों काम हो गया है। लेकिन बाबू सेम यही काम होने वाला है कॉम्प्रो में भी, लेकिन वो आपका इधर से नहीं दिखने वाला बल्कि इधर से दिखेगा। कोई दिक्कत है? जिसमें आपको पहले एक एग्जांपल भी बताए थे। देखिए H2S प्लस SO2, तो क्या बना था बताइए तो, S प्लस H2, ये ना बना था S प्लस H2। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन का +1 तो दो हाइड्रोजन का +2, तो सल्फर का कितना हो जाएगा -2। अब सल्फर का तो पता नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का पता -2 होता है, तो 2 का -4 हो जाएगा, तो सल्फर का कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ तो सल्फर का 0 है, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का +2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ समझिएगा बाबू थोड़ा सा। देखिए सल्फर यहाँ पे है 0, पहले सबका मिलाइए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का +2 है, 2 हाइड्रोजन का +2 है, एक सल्फर का -2 है, और यहाँ पे देखिए एक सल्फर मतलब एक सल्फर का +4 है, यानी कि यहाँ तो बढ़ घट रहा है सल्फर में। अच्छा ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का -4 है, तो एक ऑक्सीजन का -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सल्फर का 0 है, लेकिन इधर देखिए +4 भी हो रहा है और -2 भी हो रहा है, मतलब बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। लेकिन देखिएगा इधर में भी वही हो रहा था, है ना, इधर से ही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सल्फर का 0 था, हो गया -2, बताइए रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना होगा। यहाँ से इधर जा रहे हैं तो 0 से -2 बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर देखिए यहाँ पे है 0 और ये 0 से +4 बढ़ रहा है, घट रहा है, और बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए सेम काम हुआ, यहाँ पे भी एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ था, यहाँ भी केवल सल्फर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, लेकिन दोनों में अंतर आप क्या देखिए, जिसका हुआ वो इधर RHS में, वो वहां पे कहां पे था? LHS में, यानी कि इसका उल्टा यहाँ पे हुआ या उसी के तरह यहाँ पे हुआ है? उल्टा हुआ है। तो यदि कोई बोले कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, क्या बोलिएगा कि डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को, है ना, विलोम, विलोम यानी विपरीत, उल्टा, तो क्या बोलना है कि डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? ठीक बाबू, ये तो हम पूरा पढ़ा दिया आप लोग को। कल हम आप लोग को बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन हम आप लोगों को एक होमवर्क छोटा सा दिए हैं, वो ये दिए हैं कि इसका तो हिंदी होता है अनुपातहीन अभिक्रिया, ये बता दिए, इसका हिंदी आपको एनसीईआरटी का बुक से ढूंढ के लाना है। तो दिक्कत है, सभी बच्चों के पास बुक है, तो इसका हिंदी जो भी होगा आप हमको ढूंढ कर बताइएगा, ठीक है? ये होमवर्क है, थोड़ा सा अपने से भी कुछ कीजिए। डेफिनेशन लिखा देते हैं, लिखिए, लिखिएगा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के आंसर में लिखिएगा, इसका आंसर डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन के विलोम को कॉम्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसका दिए वाला एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, और आज इतना ही रखेंगे। इसके आगे फिर हम आप लोगों को कल बताएंगे, मतलब अगले क्लास, और अगले क्लास आप लोग का होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए आज इतना, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे।